नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आऊं, मैं आपसे अपनी कुछ बातें साझा करना चाहती हूं। हालांकि आप में से कई लोग इस बारे में सजग ही होंगे कि आज सही के साथ खड़ा होना कितना मुश्किल काम है। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक ही विषय उठाऊं तो मुसलमानों के हित की बात करने वाले या उनके साथ देने वाले हर व्यक्ति को कह दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ और साथ में इन बचे कुचे मुसलमानों को भी ले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान इन्होंने ही तो बनवाया था अपने लिए। फिर अब ये यहाँ क्यों हैं और इनके हिमायती यहाँ क्यों हैं, जबकि ये तो उन्हें याद ही नहीं है कि पाकिस्तान बनाने वाले तो कब के इस दुनिया से जा चुके हैं और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वे भी वहाँ जा चुके हैं। जो यहाँ हैं वे सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, उतने ही हिंदुस्तानी जितना कि मैं और आप हैं। मैंने जब से आंखें खोली हैं, इस मुल्क को इतना बटा हुआ कभी नहीं देखा जितना आज लगता है। ऐसा नहीं है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच की ये दरारें पहले नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन दरारों और खाइयों में बहुत फर्क होता है और यही फर्क आज का सच है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो अपने करियर के शुरुआती दौर में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के अंतर्गत आने वाले हॉस्टल मृदुला साराबाई कामकाजी महिला आवास में रह चुकी हूं। जी हाँ, ये हॉस्टल जामिया के अंतर्गत ज़रूर आता है, जिसे अक्सर कुछ लोग मिनी पाकिस्तान तक कह देते हैं, लेकिन इस हॉस्टल का नाम है मृदुला साराबाई कामकाजी महिला आवास। यहाँ एडमिशन को लेकर होते किसी भेदभाव को मैंने तो कभी नहीं देखा। सभी के साथ एक सा व्यवहार, एक सा अनुशासन फॉलो होता था। वहाँ लगभग 100-125 लड़कियां रहती थीं, लेकिन अगर आप उन्हें धर्म के आधार पर बांट कर देखना चाहते हैं तो हिंदू और सिख लड़कियों की कुल संख्या सिर्फ 10-12 थी। पर हमने तो वहाँ सिर्फ लड़कियाँ देखी, इंसान देखे, उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक देखी। जिस तरह से रमज़ान की इफ्तारी देखी, ईद की सेवइयाँ देखी, उसी तरह से दिवाली, होली, लोहड़ी, क्रिसमस, नए साल का जश्न, वैलेंटाइंस डे, फ्रेंड्स डे वगैरह सभी कुछ देखा। तब ये समझ में ही नहीं आया कि आज के सच्चे देशभक्ति के सर्टिफिकेट के अनुसार इनको एक ही इंसानियत के नज़रिए से नहीं, अलग अलग करके देखना चाहिए था। तब की एक बात आपको बताती हूँ। मेरे कमरे में कृष्णा की एक मूर्ति हमेशा रहा करती थी। मुझे तो ठीक ठीक याद भी नहीं है कि ये मूर्ति कब, कितने सालों से मेरे पास है। मुझे पूजा पाठ, कर्म कांड भी नहीं आते, पर मैं सुबह शाम उस मूर्ति के आगे दिया ज़रूर जलाती हूँ और उस दिए का प्रतिबिंब मुझे हर चर्च की कैंडल, हर मज़ार के दिए में नज़र आता है। और वो कृष्ण, वो तो मुझे कब किसके चेहरे में राह चलते तक दिख जाए मैं बता नहीं सकती। रोज़ मैं अपने उसी कान्हा के सामने दिया जलाती और मेरी रूममेट हिना और सलमा वगैरह दूसरे कोने में नमाज अदा करती। एक दिन शाम को मैं ऑफिस से आई तो मेरे रूम से कान्हा की वो मूर्ति गायब थी। आशंकित होने की तो कोई वजह मेरे पास थी नहीं, पर मैं हैरानी में ज़रूर पड़ गई। तब मुझे हिना खींचकर नीचे कॉमन रूम में ले गई और वहाँ पहुँचकर देखा तो मेरा कान्हा एक सजे धजे मंडप में विराजमान है और पूजा का सामान, जो कि ऑफ कोर्स मेरे ही कमरे से लिया गया था, वहाँ मौजूद था। हिना बोली, आज कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तुम्हारे कान्हा का बर्थडे, तो हम केक लाए हैं। इसे रात 12 बजे काटेंगे और इसमें अंडा भी नहीं है। और तुम्हारा तो रोज़ा है ना, तो तुम्हारा वाला अफ्तार तो बनाना हमें आता नहीं है, मगर हम तुम्हारे लिए फल ले आए हैं। तुम जब अपना रोज़ा खोलोगी तो हम सब भी इन्हीं फलों के साथ तुम्हारे साथ बिस्मिल्लाह कर लेंगे। तब तक तुम अपना कान्हा वाला वही गाना गा लो जो रोज़ दिया जलाते हुए गाती हो, हम भी साथ में गाएंगे। उनका मतलब मेरे व्रत और भजन से था। मैं जामिया में 1998 से लेकर 2000 तक थी। इस दौरान गोधरा भी हुआ, गुजरात भी हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 9/11 वाला हादसा भी हुआ। सूचना तंत्र और खबर देने पाने के तौर तरीके भी बदले। दुनिया बहुत बदली, मगर मेरी यादों में वो इंसानियत की दुनिया इस आंधी से बहुत दूर थी, बहुत दूर है, जिसमें मैं सांस ले रही थी। और यकीन कीजिए, मेरी वो दुनिया आज तक नहीं बदली।
आज जब कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए कितने खतरनाक हैं, तो मैं कोई भी ऐसा हादसा, ऐसा जख्म याद करने की कोशिश करती हूँ जो इस खौफनाक कौम की बदौलत मेरे माथे को मिला हो। लेकिन परिचित मुसलमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट होने के बावजूद मुझे अपनी तरफ पत्थर फेंकता किसी मुसलमान का हाथ नहीं दिखता। सिर्फ याद आता है उन सभी का प्यार, दुआएं, मोहब्बत और सुख दुख का साझापन। और अपने इस प्यार के लिए उन्होंने मुझे मुसलमान होने के फायदे नहीं बताए, बल्कि सिर्फ इंसान बने रहना सिखाया। मुझे नॉनवेज का जायका चखने के लिए प्रेरित करने के बजाय हर ईद पर मेरे लिए हलवा, पकौड़ियाँ, मटर पुलाव जैसी चीज़ें ही बनाते रहे। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने वाले या मेरी सुख शांति की कामना करने वाले इन मुसलमानों ने तकलीफ को, मेरे सुख दुख को वक्त वक्त पर मेरे साथ ही काटा है। कभी बुजुर्ग बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी पड़ोसी बनकर। मेरी यादों में तो ये आरफा खानम शेरवानी भी वही हैं जिसे ट्रोलर्स न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर वे ट्रोलर्स ये तो जानते ही नहीं कि आरफा कृष्ण भजन कितने मीठे ढंग से गाती है। वे ये तो जानते ही नहीं कि आरफा ने तमाम इल्ज़ाम झेलकर भी अपने घर को कभी किसी एक मजहब या सोच के हवाले नहीं किया। उसका घर और जिंदगी दोनों ही इंसानियत से भरी पूरी हैं। मगर इन बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि हम निजी तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं, हमें इंसानियत क्या सिखाती है। हमें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ये बताते हैं कि आज देशभक्त बनने की रेसिपी क्या है। इसलिए जब 2021 में भी मेरे सामने ऐसी किताब आती है जिसकी शुरुआत ही उस आरोप को सहने की तकलीफ साझा करने से होती है जो भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिनी पाकिस्तान सुनती आई है, और जो इस मशवरे को भी देर से सुन रही है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, मुझे इस किताब की लेखिका नाज़िमा परवीन से बात करना बहुत ज़रूरी लगा। इस किताब का नाम है कॉन्स्टेंट होमलैंड्स, पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस एंड आइडेंटिटी, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों के मोहल्लों से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक के बहुत से सच से पर्दा उठाया गया है। तो मेरी इतनी लंबी चौड़ी बातें तो आपने सुन ही ली हैं, अब थोड़ी सी बातें नाज़िमा परवीन से भी हो जाएं, सीधा उनसे जुड़कर। नाज़िमा परवीन साहिबा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी किताब कॉन्टेस्टेड होमलैंड्स, पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस एंड आइडेंटिटी। जी, तो चलिए मैं आपकी किताब पर बात आप ही के सवाल से शुरू करती हूँ कि आपने कहा कि क्या मुसलमान एक भारतीय हो सकता है। आपको ये सवाल उठाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए दामिनी जी, ये तो एक तरह से एक प्राइम टाइम क्वेश्चन है जो कि हर रात, हर दिन, हर अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग अंदाज में, अलग अलग संदर्भों में और अलग अलग मुद्दों पर भारतीय मुसलमानों के लिए परोसा जाता रहा है। तो ये सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों से लगातार ये एक बहुत मुखर तौर पर सामने आया है। जहाँ तक एकेडमिक उसकी बात करें तो ये सवाल ज्ञानेंद्र पांडे ने उठाया, जो कि पार्टीशन के फ़ौरन बाद का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें दिल्ली में कई दंगे हुए और ये सब हुआ, तो उसको लेकर ये सवाल उठाया गया कि क्या भारतीय मुसलमान नागरिक हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस सवाल पर एक सवाल उठाता है। बुनियादी तौर पर मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ अपनी किताब में कि कैसे, क्यों ये सवाल आज इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्यों ये सवाल बार बार उठाया जाता है, कि क्योंकि ये एक आधुनिक सवाल है, ये एक मॉडर्न क्वेश्चन है। ये सिर्फ बिलोंगिंगनेस के बारे में नहीं है, बल्कि इस सवाल का तात्पर्य ये है कि आप नागरिक हो सकते हैं या नहीं, आप एक राज्य में नागरिक हो सकते हैं या नहीं, या आपको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार आपको मिलने चाहिए या नहीं। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि इतनी धरोहर होने के बाद, इतना एक शेयर्ड इतिहास होने के बाद ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सवाल मुझे, जब मैं इस इतिहास में उसको जानने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ये नज़र आता है कि अगर हम इसका इतिहास कंपनी रूल से शुरू करें और बाद में 1857 तक आते आते जब कॉलोनियलिज़म पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, उसकी बात करें, तो हमें ये पता चलता है कि जो औपनिवेशिक जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने, जो भारतीय समुदाय हैं और भारतीय समाज है, उसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज, क्लासिफाई, इन्यूमरेट और फिर बाद में मैपिंग करने की कोशिश की। तो उन पॉलिसीज़ का ये नतीजा था कि जो इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, उनको एक धार्मिक पहचान दी गई,
पहले वो धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं थे, वो हमेशा से कास्ट डिवाइडेड रहे हैं। जी, तो आपके पास ये जो सवाल है कि क्या भारतीय मुसलमान एक मतलब एक मुसलमान भारतीय भी हो सकता है, तो आपका इसका संभावित जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको इसका संभावित जवाब क्या हो सकता है? नहीं, इसका संभावित मुझे लगता है कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ये सवाल उस परिवेश से निकल रहा है जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स ने हमें दिया है, जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स की विरासत है। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मोहल्लों को एक धार्मिक पहचान मिलने से लेकर बाद में हम देखते हैं कि जो पार्टीशन की पूरी राजनीति है, या वो राजनीति जिसने पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, वो राजनीति ने इन सवालों को जन्म दिया है। इसलिए ये कहना कि ये, मेरे ख्याल से ये सवाल बिल्कुल गलत है, ये सवाल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक कॉलोनियल जो राजनीति है उसने एक विघटनकारी, या जिसको कहें कि डिविसिव पॉलिटिक्स हमें दी है, जो कि बाद में जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। आपने ये बात खुद कही है कि पहले आप इस विषय पर काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको भी लगता था कि कहीं आप जो इस विषय में पूर्व धारणाएं हैं उसकी शिकार ना हो जाएं। लेकिन फिर आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट की कई ऐसी चीज़ें थी जो आपको झकझोर गईं और उसके बाद आपने ये तय किया कि आप इस विषय पे काम करेंगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए उन बिंदुओं पर थोड़ी संक्षेप में रोशनी डालें कि ऐसी क्या बातें थी जिन्होंने आपको इतना झकझोर दिया कि आपको लगा कि आप इस मुद्दे पर काम करें, बाकायदा उसे एक किताब की सूरत में लेकर आएँ। देखिए, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, लेकिन वो मेरे इस काम में वो एक रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन की बात करती है, और पहली बार हम देखते हैं कि मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन एक बहुत मुखर तौर पर एक मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आता है। लेकिन मेरा जो काम था वो असल में उसके बाद आने वाले लिटरेचर, जो उसके बाद एक लिटरेचर आया जो मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन को समझने की कोशिश करता है, और वो लिटरेचर ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि वो मुस्लिम मोहल्लों के जो इंटरनल मेकअप है, यानी जो आंतरिक उसकी संरचनाएं हैं, उनको समझ कर ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन वहाँ रहा है। मेरा जो काम है वो उस तरह के लिटरेचर पर एक सवाल उठाता है, और वो सवाल ऐसा नहीं है कि वो लिटरेचर बहुत सिंपैथेटिक नहीं है या वो उनको समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मेरी किताब उस पर सवाल ये उठाती है कि जब तक हम उन कैटेगरीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, यानी इस मानसिकता को नहीं समझेंगे कि आज एक कम्युनल ज्योग्राफी दिल्ली में क्यों है, क्यों जो इलाके हैं वो हिंदू और मुस्लिम पहचानों के साथ में पहचाने जाते हैं, तो जब तक हम उन कैटेगरीज़ को क्वेश्चन नहीं करेंगे जो कि कॉलोनियल कैटेगरीज़ हैं, तब तक हम शायद उस कम्युनलिज्म को, उस कम्युनल ज्योग्राफी को, उस मार्जिनलाइजेशन को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा जो किताब है वो उस पर एक सवाल उठाती है और उसका जवाब देने की कोशिश करती है। जी, और आपने यहाँ तक मेंशन किया है कि आज भी मुस्लिम इलाकों को लगभग मिनी पाकिस्तान जैसा ही कह दिया जाता है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डाल दें थोड़ी कि क्यों महसूस हुआ आपको ऐसा? देखिए, मुस्लिम इलाकों की जब भी बात आती है तो उनको सिर्फ मिनी पाकिस्तान नहीं कहा जाता, बल्कि और भी कई डेरोगेटिव जो टर्मिनोलॉजी है, जो एक्सप्लेनेटरी कैटेगरी है, टर्मिनोलॉजी है, वो उसके साथ में जोड़ी जाती है। जैसे उनको बैकवर्ड कहा जाता है, पिछड़े इलाके कहा जाता है, या कंजेस्टेड हैं, या एक तरह की सेपरेटिस्ट हैं, सेग्रीगेटेड हैं। ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है वो एक ख़ास संदर्भ से निकल रही है, और वो संदर्भ है वो एक उस डिविसिव पॉलिटिक्स का जो कि हमें विरासत में मिली है, और उसको सिर्फ औपनिवेशिक विरासत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो पॉलिटिकल इलीट है उसने उस विरासत को लगातार जारी रखा है, उसको बरकरार रखा है। तो उनको मिनी पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है, या इसलिए उनको ये टैगिंग, और ये आज की बात नहीं है, ये इमीडिएटली पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद ही ये मिनिएचर पाकिस्तान या इस तरह की जो बातें हैं वो कही जाने लगी। उसकी वजह ये है, जो मैं समझती हूँ, जो मेरी किताब बताती है, कि जो 40 का पूरा दशक है उसमें एक डिस्कोर्स होमलैंड का जन्म लेता है, वही मेरी किताब का टाइटल भी है। और वो डिस्कोर्स जो है वो 3 तरह के, ख़ास तौर पे 2 मोटे तौर पर 2 तरह के आइडियाज़ को लेकर आता है। एक है डिविसिव तरह का आइडिया जो कि मुस्लिम पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और दूसरा है एक इंक्लूसिव काइंड ऑफ आइडिया जो कि नेहरूवियन विचार है। तो आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि ये विचार मरे नहीं, बल्कि पूरी तरह जिंदा इस तरह से कि जैसे नेहरू की अगर हम बात करें तो नेहरू का विचार तो भारतीय राज्य के स्वरूप के तौर पे हमारे सामने आता है, जो कि एक सेकुलर रिपब्लिक के तौर पर स्थापित होता है। हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वो भी मरा नहीं, वो लगातार उसके पैरेलल चलता रहा। और
साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो पाकिस्तान का विचार है वो हमारे लिए, भारतीय समाज के लिए कभी नहीं मरा। वो एक एडवर्सेरियल एंड एंटागोनिस्टिक अदर के तौर पर उसको ज़िंदा रखा गया, क्योंकि एक तरह का कम्युनलिज्म दूसरी तरह के जो इस तरह के विचार होते हैं उनके बिना बरकरार नहीं रह सकता। तो उसको ज़िंदा रखना हिंदू राष्ट्र के इसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी था। और हम देखते हैं कि लगातार, चाहे वो मेन स्ट्रीमिंग की बात हो या फिर वो मुसलमानों के भारतीयकरण की बात हो, तो हम ये देखते हैं कि एक तरह की एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स, उसको मैं कम्युनल नहीं कहूँगी, वो एक एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स है जिसके अलग अलग आयाम हैं, और वो इस एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स के साथ में लगातार उन चीज़ों को बरकरार रखा गया है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात कि मतलब जो आप ये विषय बिंदु उठा रही हैं कि हिंदू विचार के पैरेलल पाकिस्तान के विचार को इसलिए ज़िंदा रखा गया क्योंकि अगर ये मसला यही ख़त्म हो जाता है कि एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसके निर्माण के बाद ही अगर ये सवाल ख़त्म हो जाता है तो फिर पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाता है और उसके बाद किसी और सवाल, किसी और संभावना, किसी और राजनीति, किसी की भी गुंजाइश नहीं बचती। तो उसके पैरेलल आप कह रही हैं कि ये लगातार विचार ज़िंदा रखा गया। ज़िंदा रखा गया है। जी। और इसके साथ ही मैं आती हूँ आपकी किताब पर, तो आपने कुछ अलग बिंदुओं को भी उठाया है, कुछ मुस्लिम मसाइल को भी उठाया है, चाहे वो मतलब बर्थ कंट्रोल हो, चाहे तलाक की बात हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो। तो मैं चाहूँगी कि इस विषय पे आप क्या सोचती हैं वो बताएं मुझे। अ, देखिए, मेरी जो किताब है मुझे लगता है कि वो एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देती है इन चीज़ों को, इन मुद्दों को समझने का कि आखिर हम इन मुद्दों को किस नज़रिए से समझें। तो उस पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम देखते हैं कि जो एक जो डिविसिव पॉलिटिक्स या विघटनकारी जो राजनीति, हमारा जो पॉलिटिकल एलीट है जिसने उसको बरकरार रखा है, उसने वो मानसिकता हमारे समाज पर थोपी है। मतलब वो कॉलोनियलिज्म के ख़त्म होने के साथ हम आज़ाद तो हुए हैं, हम डीकॉलोनाइज नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो मानसिकता, जो राजनीति वो चलती रही। इसलिए ऐसा होता है कि जब भी जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है तो इसको मुस्लिम विरोधी कहकर हमेशा लाया जाता है, बिल्कुल। और ऐसा दिखाया भी, और जो मुस्लिम एलीट है वो भी उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि ये मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अगर आप भारतीय समाज को जानते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज का एक मुद्दा है, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर आप इसके रूट्स में जाकर देखें, जो पॉपुलेशन है उसकी वजह हमारे यहाँ पॉवर्टी है, उसकी वजह लैक ऑफ एजुकेशन है। तो लैक ऑफ एजुकेशन और पॉवर्टी भारतीय मुद्दे हैं, वो मुसलमानों के मुद्दे नहीं हैं या किसी भी एक समाज के मुद्दे नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की समस्या है। और इसको अगर आप, हाँ, ये हो सकता है कि जब आप किसी कम्युनिटी को लेकर स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूढ़िवादी मानसिकताएं हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें कुछ उसमें जोड़ी जा सकती हैं, पर ऐसा कहना कि सिर्फ वो मुसलमानों का मुद्दा है वो गलत है। मुझे लगता है कि इसको पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स के साथ में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, कि ये देखने की ज़रूरत है कि भारतीय महिलाओं को कितनी आज़ादी है कि वो कितनी बार और किस तरह से माँ बने, या वो जो बच्चा वो कैरी कर रही है वो कर भी पाएँ या नहीं। तो हमारे समाज में वो आज़ादी, हमारा समाज चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो आज़ादी नहीं देता। तो ये जो मुद्दा है, ये इसको हिंदू और मुसलमान से निकाल कर हमें देखना है। हमें एक वो फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें हम हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान के तौर पर देखने की हम मजबूर हैं देखने के लिए। चश्मा वही दे दिया गया नजर आता है, एक तरफ मुसलमान नजर आता है। यानी अगर आप कम्युनल ज्योग्राफी भी समझ रहे हैं तो आप मुस्लिम इलाके को इन पैरेलल टू इंडियन स्पेस और मुस्लिम स्पेस उस तरह से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये जो नज़रिया है ये बहुत गलत है। और आपने ये जो महिलाओं की बात कही है, ये मुझे सिमोन द बोवर की याद दिलाती है कि औरत का चेहरा पूरी दुनिया में एक सा है। बिल्कुल। मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूं तो आपने कहा है कि पार्टीशन की भूमिका भी लगभग मतलब जिस आधार पे रखी गई थी, ये सीएए, अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं तो एनआरसी है, सीएए है, ये कहीं ना कहीं फिर से एक विभाजनकारी नीति लेकर आ रहे हैं। और अगर कमलेश्वर जी की किताब का टाइटल मैं उठाना चाहूं तो ऐसा लगता है कितने पाकिस्तान, कि कितने जी पाकिस्तान और वाकई। जी जी, ये बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है। जैसे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब वो वही बात की, जो वो औपनिवेशिक परिवेश से निकलने वाला एक मुद्दा है। क्योंकि जब भारतीय राज्य की स्थापना हुई तो हम जानते हैं कि हम एक सेकुलर रिपब्लिक के तौर पर नेहरूवियन विचारों के साथ में हमारा राज्य स्थापित हुआ। तो उसमें उस वक्त में
नागरिकता को लेकर धार्मिक पहचान के सवाल को पूरी तरह से नकार दिया गया था। और उसको सिर्फ उस लेवल पे नहीं नकारा गया था, बल्कि हमारे जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सवाल या धार्मिक आधारों पर चुनावी राजनीति का जो सवाल है उसको पूरी तरह से नकार दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़े फिनोमिना के तौर पर ज़िंदा रहा और ज़िंदा रखा गया उसको। और अब हम देखते हैं कि जो सीएए या एनआरसी का जो ये मुद्दा है, तो पिछले कई सालों से हम ये देखते हैं कि लगातार जो हमारा पॉलिटिकल इलीट है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो धार्मिक पहचान है उसको फिर से एक ऑफिशियल पहचान या फिर राजनीतिक पहचान बनाया जाए। वो ऑलरेडी राजनीतिक पहचान है, जब आप उसको ऑफिशियल पहचान बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए आसान हो जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स को लीगलाइज करना। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सीएए का मुद्दा है या एनआरसी का मुद्दा है उसको बार बार हिंदू मुसलमान में बांट कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। या अगर आप अभी देखें कि जो आसाम में काउ प्रिवेंशन कैटल स्लॉटर को लेकर एक बिल आया है, वो ये बात करता है कि जो बीफ है वो हिंदू, जैन, सिख और नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ के जो इलाके हैं वहाँ नहीं बिकेगा। तो आप ये देखिए कि ये किस मानसिकता से निकल रहा है। ये उसी तरह की जो औपनिवेशिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ रही हैं जिनकी वजह से हम पार्टीशन तक पहुँचे और हमने नेशंस को भी हिंदू और मुसलमान में डिफ़ाइन किया, वो उसी तरह की पॉलिटिक्स को दोबारा से लाने की कोशिश है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एंटी मुस्लिम है, उसको एंटी मुस्लिम कहना फिर वही कहना होगा। जी जी। ये एंटी समाज है, हमारे समाज के ख़िलाफ़ है, ये भारतीय समाज के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी कुछ वक्त पहले ही, मतलब कुछ ही रोज़ पहले, उत्तराखंड के लिए भी ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर मतलब मांसाहार या फिर मतलब मांस की बिक्री बैन होनी चाहिए, लेकिन फिर कोर्ट को ही इस बात में दखल देना पड़ा कि वहाँ की तो लगभग 70% आबादी मांसाहारी है, मांस खाना पसंद करती है, तो वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं लाई जा सकती जो एक आम नागरिक के अधिकार का उल्लंघन करती हो। तो हालांकि देखिए, पूरी किताब एक लेखक के जहन में हमेशा तैयार होती है, सिर्फ उसे कलम उठाने भर की देर होती है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आपके लिए इस किताब का कौन सा हिस्सा लिखना सबसे ज़्यादा संवेदनशील या सबसे ज़्यादा कठिन रहा? जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत एक्साइटमेंट का बायस रहा, क्योंकि जब मैंने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि आज के समाज के जो सवाल हैं वो मतलब स्टेप बाय स्टेप उसकी जो परतें हैं वो लगातार खुल रही हैं। आज हम ये समझ पा रहे हैं कि आखिर आज रंगों, चाहे वो रंग की बात हो, चाहे वो खान पान की बात हो, वो रहन सहन की बात हो, वो इलाकों मोहल्लों की बात हो, वो पहनावे की बात हो, हर चीज़ हिंदू और मुसलमान में बंटकर क्यों रह गई है। तो वो उस चीज़ को समझने के लिए जब मैंने जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स है उसको समझने की कोशिश की तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। मतलब अभी भी मुझे एक सेंसेशन की फीलिंग होती है उस सब को लेकर, ख़ास करके जब पार्टीशन की बात आती है तो एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम के तौर पर पार्टीशन हमारे सामने रखा जाता है, पार्टीशन की हिस्ट्री को, कि मुसलमान उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप देखें तो उस वक्त की जो ख़ास करके 1940s की जो पॉलिटिक्स है, जब आप उसका गहन अध्ययन करते हैं तो आपको पता लगता है कि वो असल में एक पॉलिटिकल क्लास के बीच में होने वाला नेगोशिएशन था जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ। और वो पॉलिटिकल क्लास उन्हीं कैटेगरीज़ को लाकर उन्हीं को पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील करके उसने, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो, उनको उठाया है लगातार, जिसका कि मतलब जिसका प्रभाव हम सबको झेलना पड़ा और आज तक झेल रहे हैं। बिल्कुल, ये वाक़ई मतलब झेल रहे हैं, और कब तक झेलना होगा ये भी अभी इसका भविष्य तय नहीं है। अगर मैं अपने बातचीत के पड़ाव की तरफ आऊँ और मैं आप ही से पूछूँ कि तमाम किताबों की भीड़ में हमारे दर्शकों को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो आप इस पर क्या कहेंगी? अ, देखिए, हर किताब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत रेलेवेंट होती है, क्योंकि हर किताब आज के समाज के कुछ ऐसे सवालों को उठाती है जो कि सुलझे नहीं हैं या जिनके ऊपर कुछ बात करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरी किताब जो मुस्लिम इलाकों पर, मुस्लिम मोहल्लों पर होने वाला जो काम है, या कम्युनल ज्योग्राफी पर होने वाला काम है, या कम्युनल पॉलिटिक्स पर होने वाला काम है, उसको उस पर एक कमेंट करती है और उसको समझने का एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देती है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अगर हम पूरे साउथ एशिया में देखें तो जिस तरह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें वो डिवीज़न का शिकार हुआ और एक राजनीतिक
जो राजनीतिक पहचान को लेकर जो पॉलिटिक्स होती रही है उसको समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉलर्स के अलावा ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो ये समझना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर खान पान, रहन सहन, रंग और हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को क्यों हिंदू और मुस्लिम में विभाजित किया जाता है, किस तरह की विभाजनकारी राजनीति हमारे सामने आज मौजूद है। तो ऐसा मुझे लगता है। आपकी किताब के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हिंदी की बिंदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने और ये मौका देने के लिए। दोस्तों, ये सच है कि किताबों से क्रांतियां नहीं होती हैं, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि किताबों से उपजी सोच और उस सोच से जन्म लेती विचारधाराएं ये ज़रूर किसी न किसी क्रांति का बायस बनती हैं। इसलिए अब ये गेंद आपके पाले में है कि आप इस किताब को पढ़कर कितना पसंद करते हैं, लेकिन आप हिंदी की बिंदी में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।